Hi everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. Studies and preparations are going on. In this particular revision lecture, we are picking up your November 23 suggested answers. बहुत बच्चे होते हैं कि सर लास्ट वाला पेपर का क्या इतना इंपॉर्टेंस है। भाई लास्ट वाले पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपकी रिवीजन भी होती है और इसमें से बहुत सारे आपके नए पॉइंट्स भी निकल सकते हैं जो आपने कभी भी पहले देखे ना हो। अब मैं इसके अंदर क्या करने वाला हूं, मैं इसका पूरा रैपिड तरीके से कवरेज करने वाला हूं ऑफ ऑल द एडजस्टमेंट्स, ऑल द पॉइंट्स आज। बट मेरा फोकस लास्ट वाला जो प्लस माइनस होता है इनटू होता है उसके ऊपर नहीं रहेगा, क्योंकि सर अभी आपको भी चाहिए कि सर इसका एडजस्टमेंट बता दो, जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, एफसीएम लगेगा या आरसीएम लगेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। जो भी क्वेश्चन हमसे मांग रहा है उसको हम क्विकली डील करेंगे, उसका कंसेप्ट डील करेंगे। बट सारे एडजस्टमेंट सारे पार्ट में आपको करवा दूंगा। 6 के 6 सवाल आपके जो नवंबर 23 में आए थे। अब ऑब्वियसली आपका पेपर पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है, सो दैट इज ओके, बट यहां से आपका एक बहुत अच्छा रैपिड मैनर में जो है वो कवरेज होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। देर किस बात की, चलो सर स्टार्ट करते, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1, पूर्वा इंपेक्स लिमिटेड। एक कोशिश करना, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एनालाइज एंड कैच कि मैं कैसे क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, कौन से पॉइंट्स पे मैं ज्यादा हाईलाइट कर रहा हूं। यू विल गेट एन आइडिया कि क्वेश्चन को कैसे रीड करते हैं। ओके, पूर्वी इंपेक्स लिमिटेड, अ रजिस्टर्ड एंटिटी अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र स्टेट की है, इज एंगेज्ड इन मेकिंग वेरियस सप्लाईज। उसके नीचे अलग अलग आउटवर्ड सप्लाईज दे रखे हैं, इनवर्ड सप्लाईज दिए हुए इसके अंदर 3। ओके, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन रीड कर लेते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन हमसे मांग क्या रहा है। Company wishes to choose the most beneficial option in respect of supply to the agent and branch transfer. Most beneficial option मतलब क्या होता है? Most beneficial मतलब जिसमें उनकी सप्लाई कम से कम आए और जीएसटी कम से कम लगे। कंपनी ट्रांसफर्ड सर्टेन टैक्सेबल आइटम्स टू केरला, ठीक है, इसको रीड कर लेंगे। रेट्स ऑफ जीएसटी दे रखे हैं, ये तो नॉर्मल आपको लगाने हैं। टीवी स्टैंड के कुछ और रेट है, नॉर्मल कुछ और है। ऑल अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो अमाउंट्स है उसके अंदर ऑलरेडी टैक्स इंक्लूडेड नहीं है। अगर कल को मैं इसको इंक्लूसिव कर दूं तो आपके ऊपर की सारी कैलकुलेशंस जो है वो डिवाइड बाय जीएसटी रेट हो जाएंगी, बिकॉज वो अमाउंट इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। जनरली एक्सक्लूसिव ही होता है, बट एक बार आप पेपर में इसको ढूंढना कि एडजस्टमेंट में आ रहा है या नहीं आ रहा। Except specially written, all the inward supplies were used for taxable as well as exempt, ठीक है, अनलेस कोई उन्होंने बताया तो मैं मानूंगा कॉमन सप्लाई है। नो इनवर्ड सप्लाईज फॉर नॉन बिजनेस पर्पसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब रूल 42 में नॉन बिजनेस के लिए जो मैं 5% का एडजस्टमेंट लगाता हूं वो मुझे इसके अंदर नहीं लगाना। ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी नहीं है, जो मैंने अवेल किया उतना ही मुझे मिलने वाला है। आपको निकालना है एलिजिबल आईटीसी और आपको निकालना है जीएसटी लायबिलिटी। मोटा मोटा मेरा आउटपुट जीएसटी, आईटीसी और नेट जीएसटी लायबिलिटी मुझे निकालनी है। अब मैं स्टार्ट करता हूं एक एक करके आइटम्स, थोड़ा सा ध्यान देना, कंसेप्ट सारा रिवाइज करेंगे। सोल्ड अ फ्यूचर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट एट एनएससी व्हिच वाज ड्यू इन द मंथ ऑफ अप्रैल। सेड कॉन्ट्रैक्ट, मंथ है मेरा ये वाला अप्रैल ही, ओके। सेड कॉन्ट्रैक्ट हैड नो डिलीवरी ऑप्शन। जब डिलीवरी ऑप्शन नहीं होता है तब ये सप्लाई नहीं बनता है, क्योंकि ये सिक्योरिटी के अंदर कवर हो जाएगा। चैप्टर नंबर 1 में हमने ये चीज डिस्कस करी थी, रिवीजन के अंदर भी ये चीज हमने डिस्कस करी थी। तो इसके ऊपर जो है आपका जीएसटी का इंप्लीकेशन नहीं आने वाला, बिकॉज ये सप्लाई बनेगा ही नहीं, ये गुड सर्विस में आएगा ही नहीं। सप्लाइड 50 एलईडी टीवीज एट हैदराबाद टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। 50 स्टैंड्स मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू माउंट द टीवी ऑन वॉल वर आल्सो सप्लाइड अलोंग विद द एलईडी टीवी। अब इसमें मेरी दो बातें निकल के आ रही है। सबसे पहले मुझे इसका एनालिसिस करना है। ये देखो क्या लैंग्वेज दी है, मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू माउंट द टीवी ऑन वॉल विल आल्सो सप्लाइड अलोंग विद द एलईडी टीवी। अब आपको इसके अंदर कंसेप्ट लगाना है, क्या ये आपको कंपोजिट सप्लाई नजर आ रही है या ये आपको आर्टिफिशियल मिक्स सप्लाई नजर आ रही है। सर ये क्लियर कट केस है आपका कंपोजिट सप्लाई का, क्योंकि जब तक मैं वो टीवी के स्टैंड नहीं दूंगा जिसके ऊपर टीवी लगने वाला है, उसके बिना टीवी का कोई मतलब नहीं है। सो दिस इज अ नेचुरल मिक्स ऑफ गुड्स, तो ये लगेगा कंपोजिट सप्लाई। इसका इंप्लीकेशन क्या निकलेगा कि जो 72,000 है जिसके ऊपर उन्होंने जीएसटी का अलग से रेट दिया है वो मुझे इग्नोर करना है और मुझे इसके अंदर टीवी का ही रेट लगाना है। तो इन दोनों के ऊपर क्या जीएसटी लगेगा? आंसर इज यस। सर इंटर लगेगा या इंटर लगेगा? इंटर लगेगा। क्यों? क्योंकि इन केस में गुड्स की जो डिलीवरी हुई है वो हैदराबाद में हुई है। आप लगाओगे सेक्शन नंबर 10 और सेक्शन नंबर 10 के हिसाब से जो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई बनता है वो बनेगा वेयर द मूवमेंट ऑफ द गुड्स टर्मिनेट्स। तो इस केस में सप्लायर कौन है? आपका सप्लायर है महाराष्ट्र में और आपका टर्मिनेशन किधर हुआ है? हैदराबाद में। तो आपका इंटर स्टेट सप्लाई बन जाएगा, आपको आईजीएसटी इसके अंदर लगाना पड़ेगा। ठीक है, 8,72,000 पे जो भी आपका रेट है 18% का। प्रोवाइडेड इंट्रा स्टेट सर्विस एज डायरेक्ट सेलिंग एजेंट टू उदय स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड फॉर देयर रिटेल लोन प्रोडक्ट्स। देने वाला कौन है? पूर्वा इंपेक्स लिमिटेड। इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। तो क्या इस केस में आरसीएम लगेगा? टेबल याद करो सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 3 का। सर इसके अंदर आरसीएम नहीं लगेगा क्योंकि इस केस में ये बॉडी कॉर्पोरेट है, ये इंडिविजुअल वगैरह नहीं है। तो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है तो इसके ऊपर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, मतलब द कंपनी विल पे जीएसटी। और ये कहा कि ये इंट्रा, तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। Passenger transportation service provided to general public by company owned ferries between two islands in the state of Maharashtra. Purpose was to facilitate
डेली कम्यूटेशन ऑफ लोकल पीपल, मतलब इसका प्रीडोमिनेंट टूरिज्म नहीं है, इनलैंड ट्रांसपोर्ट है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट है, तो एग्जेम्पशन मिल जाएगा, टूरिज्म यहां पे इन्वॉल्व नहीं है, तो इसके ऊपर कहीं पे भी जीएसटी का इंप्लीकेशन नहीं आएगा। सप्लाइड गुड्स टू इट्स एजेंट इन द स्टेट ऑफ बिहार, ओपन मार्केट वैल्यू इज 3 लाख, पहले तो लिख लेते हैं इसका ओपन मार्केट वैल्यू कितना दिया है 3 लाख, and the said agent is supplying goods of like kind and quality to his unrelated customer at 3,20,000। याद करो रूल नंबर 29, एजेंट के अंदर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, अगर एजेंट मेरा 100% एजेंट है तो वो रिलेटेड पर्सन बन जाएगा और रूल नंबर 28 लग जाएगा, नॉर्मल एजेंट है तो रूल नंबर 29 लगेगा। इंटरनली ही आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, केस नंबर 1 मतलब प्रायोरिटी नंबर 1 स्टेप नंबर 1 में इंटरनली आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो ओपन मार्केट वैल्यू या ये अनरिलेटेड कस्टमर का 90%। तो 3,20,000 का अगर आप 90% करने की कोशिश करोगे तो वो निकलेगा 2,88,000। अब सर क्वेश्चन ये दिमाग में आ रहा है कि शुड आई टेक 2,88,000 और शुड आई टेक 3 लाख? सो सर क्वेश्चन ने आपको क्या बोला है, यू हैव टू टेक द मोस्ट बेनिफिशियल ऑप्शन। मोस्ट बेनिफिशियल ऑप्शन कंपनी के लिए रहेगा 2,88,000। ऑब्वियस ही बात है, जीएसटी भी कम आएगा, वैल्यू भी कम आएगी, क्या बात समझ में आ रही है? तो आपको इसके अंदर 2,88,000 के ऊपर जो है वो जीएसटी लगाना पड़ेगा। कहा है ये स्टेट ऑफ बिहार, तो आपको आईजीएसटी इसके अंदर लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये थे आपका आउटवर्ड सप्लाईज। अभी आप भी अगर टाइम है, इफ यू कैन अफोर्ड टाइम, साथ साथ कैलकुलेटर पे आ जाओ और मेन अमाउंट्स निकाल लो, ताकि आपका एक से सवा घंटे में पूरा पेपर निकल जाएगा। नहीं तो यू जस्ट फोकस ऑन द एडजस्टमेंट्स, कहीं डाउट आ रहा है तो उतना पार्ट देख लो, रिवाइज करो, आगे बढ़ो। आपको दोबारा इस पेपर को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तभी ये वीडियो आपके लिए अपलोड किया जा रहा है। ठीक है, चलो सर, तो मेरा आउटपुट जीएसटी तो आ जाएगा। आउटपुट जीएसटी के रिस्पेक्ट में ये वाला एक मेरा लास्ट सप्लाई रहता है, इसको भी चेक कर लेते हैं। कंपनी ट्रांसफर्ड सर्टेन टैक्सेबल आइटम्स टू केरला ब्रांच आती मेरे दिमाग में क्या आएगा, रूल नंबर 28 वैल्यूएशन के लिए। ठीक है ना, for distributing as free samples on the occasion of inauguration of said branch which is yet to be registered, value declared in the invoice for transfer was 2.5 lakh whereas open market value was 3 lakh। सर एक बार क्विकली हमें एक बार प्रोविजंस रिवाइज करा दो, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं दिमाग में। मैंने कहा ठीक है जी, आ जाओ। आपको ओपन मार्केट वैल्यू लेनी होती है, ओपन मार्केट वैल्यू की जगह यू कैन टेक द इनवॉइस वैल्यू प्रोवाइडेड द रेसिपिएंट इज एलिजिबल टू टेक फुल आईटीसी। इन सबको इग्नोर करके स्टेप जो अपने 3 स्टेप्स होते हैं, इसके बाद हम लाइक काइंड एंड क्वालिटी, रूल 3031, इन सबको इग्नोर करके हम क्या कर सकते हैं कि जो रेसिपिएंट अनरिलेटेड कस्टमर को गुड्स दे रहा है, सिर्फ गुड्स के केस में ऑप्शन रहता है, तो हम उसका 90% भी ले सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। केरला ब्रांच हैज येट नॉट सोल्ड सच काइंड ऑफ गुड्स टू एनी ऑफ द कस्टमर। अब जरा ध्यान से समझना, मेरे पास दो ऑप्शन थे, एक मेरे पास इनवॉइस वैल्यू का था और एक जो मैंने आपको बताया 90% वाला। 90% वाला तो पिट गया क्योंकि केरला ब्रांच ने किसी को सेल किया ही नहीं है, तो मेरे पास ये वैल्यू ही नहीं है। दूसरी बात, इनवॉइस वैल्यू कब ले सकते हैं, व्हेन द रेसिपिएंट इज एलिजिबल टू टेक आईटीसी। बट गाइस, इस केस में द सेड ब्रांच इज येट टू बी रजिस्टर्ड, ये बच्चे इग्नोर कर देते हैं। जो यूनिट मेरा रजिस्टर ही नहीं हुआ है वो अभी आईटीसी ले सकता है क्या? When the Kerala branch is yet to be registered, is it possible for it to take the ITC? Answer is no। तो मेरे हाथ से ये वाला ऑप्शन भी चला गया, ये वाला भी चला गया, तो आपको ओपन मार्केट वैल्यू 3 लाख का लेना पड़ेगा और 3 लाख के ऊपर 18% का जीएसटी लगाना पड़ेगा। आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर है। चलो सर आगे बढ़ते हैं। अब मैं इनपुट्स पे आ जाऊं, आई थिंक इनवर्ट सप्लाईज पे आ जाते हैं अब, है ना। आउटपुट के मेरे सारे निकल गए, टोटल मार लेना बस अगर टाइम है तो, वरना एडजस्टमेंट्स मैंने सारी बता दी है। अवेल्ड एचआर ट्रेनिंग सर्विसेज फॉर इट्स एम्प्लॉइज बी हुम्बल, ये इनको शायद हम्बल लिखना था, कोई बात नहीं। एन एचआर फर्म विच इज रजिस्टर्ड इन द जीएसटी इन महाराष्ट्र, ट्रेनिंग वाज हेल्ड एट अ रिजॉर्ट इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। सर इसके अंदर मुझे पहले तो प्लेस ऑफ सप्लाई में दिमाग लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? अरे इनपुट जो लोगे वो सीजीएसटी का लोगे, एसजीएसटी का लोगे या आईजीएसटी का लोगे, तो सर मेरे को प्लेस ऑफ सप्लाई लगाने के लिए इसमें लगाना पड़ेगा सेक्शन नंबर 12। क्यों सेक्शन नंबर 12? बिकॉज द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड रेसिपिएंट इज इन वन स्टेट, मतलब इन इंडिया, सॉरी वन स्टेट ने इन इंडिया। इसके अंदर कौन सा लगेगा ट्रेनिंग के रिस्पेक्ट में? ट्रेनिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 5। अगर ये है मेरा B2B, तो उस केस में द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। तो देने वाला महाराष्ट्र वाला है और ये जो सर्विस रेसिपिएंट है पूर्वा इंपेक्स, ये भी महाराष्ट्र वाला है, तो इसके अंदर सीजीएसटी एसजीएसटी का आपको क्रेडिट मिल जाएगा 4 लाख के ऊपर, जो भी 9% है ना, शायद 9% है ना, हाँ 9%। तो इनवर्ड का भी वही है। रेट्स गलत मत लगाना, क्लास में जो बच्चों का टेस्ट लेते हैं तो बहुत बारी बच्चे रेट गलत लगाते हैं, तो प्लीज टेस्ट में आपका पेपर में रेट का जरा ध्यान रख लेना, दैट विल बी अ वेरी सिली मिस्टेक। चलो अगला पढ़ते हैं। Purchase processing machine from David and Company registered under GST in the state of Gujarat. Machines were bought in as is various condition at Gujarat. इसको जरा इंपॉर्टेंट मार्क करना, ठीक है, बहुत बढ़िया पॉइंट निकल के आने वाला है। टू प्रोड्यूस टैक्सेबल आइटम्स, ठीक है जी। तो मेरा इसके अंदर मुझे एक बात बताओ,
सबसे पहले बताओ इसके अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा। सर हम लगाएंगे सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 के हिसाब से आईजीएसटी, सेक्शन नंबर 10 आईजीएसटी के हिसाब से अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व नहीं है तो डिलीवरी कहां पे ली गई है वही स्टेट आपको लेना पड़ता है एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। ये गुड्स जो लिए है, ये जो मशीन ली है वो एज इज वेरियस कंडीशन के अंदर ली है। कहां ली है? गुजरात में। तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा? गुजरात। तो इस केस में सप्लायर कहां का है? गुजरात, और इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? गुजरात। सो दिस इज एन इंट्रा सप्लाई। एंड इंट्रा सप्लाई मतलब क्या लगेगा? सीजीएसटी एंड गुजरात एसजीएसटी। और क्या मुझे बात बताओ, गुजरात एसजीएसटी का जो क्रेडिट है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट देगा? सर ये सवाल कैसे रेलिवेंट हुआ गाइस? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। द रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र। इस केस में एसजीएसटी कौन सा लग रहा है? गुजरात का। क्या महाराष्ट्र गवर्नमेंट गुजरात वाला जो क्रेडिट, जो गुजरात का जीएसटी है वो गुजरात गवर्नमेंट को मिला है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को नहीं मिला है, तो क्या महाराष्ट्र गवर्नमेंट उसका क्रेडिट देगी? आंसर इज नो, नहीं देगी। तो इस केस में आपका जीएसटी तो लगने वाला है, लेकिन सर जीएसटी लगने के बावजूद आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, आईटीसी नहीं मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मार्क दिस पॉइंट। नेक्स्ट, purchased 5 two-wheelers with engine capacity up to 25 cc for usage of its employees within and outside factory producing taxable product. Supply was made at Mumbai by a GST registered dealer at Tamil Nadu. तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या ये मोटर व्हीकल का क्रेडिट ब्लॉक होएगा सेक्शन 17(5) में? सर अप टू 25 cc है, 2 व्हीलर है, इसका मेरे को क्रेडिट ब्लॉक नहीं किया जाएगा, मुझे इसका क्रेडिट मिलेगा। अब सर क्रेडिट मिलने के लिए दिमाग लगाएंगे, सीजीएसटी एसजीएसटी का केस है या आईजीएसटी का केस है? सर इस केस में ये सप्लायर है तमिलनाडु का, प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा मुंबई। क्यों? क्योंकि मूवमेंट हुआ है ये मुंबई में। प्लेस ऑफ सप्लाई कहां हुआ है? मतलब सप्लाई करा गया मुंबई में, तो सेक्शन नंबर 10 आईजीएसटी का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? मुंबई, क्योंकि मूवमेंट कहां टर्मिनेट हुई? मुंबई में। तो दिस विल बी अ केस ऑफ आईजीएसटी क्रेडिट। तो क्या इसके अंदर आपको आईटीसी मिलेगा? यस, 2 लाख का 18% का आपको आईटीसी इसके अंदर मिल जाएगा। क्या बात समझ में आई? चलो सर अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपको पूरा आईटीसी अभी मिलने वाला है? जो जो हमने इंक्लूड करे, ये वाला और ये वाला, क्या इसका पूरा आईटीसी आपको मिल जाएगा? आंसर इज नो। अभी मुझे इसके अंदर कंसेप्ट क्या लगाना है? कहां लिखूं मैं? रूल नंबर 42 का, अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट। कॉमन क्रेडिट वगैरह याद है ना? सर रिवाइज करा दो एक बार। अरे कॉमन क्रेडिट में मेरे को 2 एडजस्टमेंट लगानी पड़ती है, एक एग्जाम के लिए जो अमाउंट है उसको मुझे एक्सक्लूड करना है, और एक नॉन बिजनेस के लिए। क्वेश्चन ने बहुत प्यारे तरीके से मुझे क्लियरली बता दिया है कि नॉन बिजनेस पर्पस का कोई अमाउंट है ही नहीं, वरना मैं कॉमन क्रेडिट के ऊपर 5% का एडजस्टमेंट लगा देता। एग्जाम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कॉमन क्रेडिट इनटू एग्जाम टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर। हाँ या ना? ठीक है सर। अब मुझे एक बात बताओ, कॉमन क्रेडिट कौन सा इसमें से? क्वेश्चन ने मुझे बोला था कि जहां पे भी कुछ भी नहीं बोला गया स्पेसिफिकली वो कॉमन क्रेडिट है, तो सिर्फ यही वाला केस बनेगा। अगर आप ये ट्रेनिंग वाला देखोगे तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि टैक्सेबल के लिए, एग्जाम के लिए, इन दोनों में टैक्सेबल दिया हुआ है, इसका तो खैर आईटीसी मिलने ही नहीं वाला है। तो 4 लाख के ऊपर जो आपका अमाउंट ऑफ वो आने वाला है, क्या बनेगा इसके अंदर? सीजीएसटी एसजीएसटी। तो 4 लाख का 9% वो है आपका 36,000 कॉमन क्रेडिट बनेगा। एग्जाम टर्नओवर कैसे निकालते हैं? रूल नंबर 42 के हिसाब से अगर आपको याद होगा एग्जाम टर्नओवर कैसे निकालते हैं, तो उसमें यहां पे सिक्योरिटी का अमाउंट आपको 1% लेना पड़ेगा। डू यू रिमेंबर दिस? ये 1% मेरा बन जाएगा 20,000, 2 लाख बनेगा 10%, और हाँ 20,000 बन जाएगा। यस सर, ये 20,000 बन गया। ये कोई एग्जाम नहीं है, ये कोई एग्जाम नहीं है, एंड ये वाला एग्जाम है 1,20,000। तो ये आपका टोटल बना 120 + 20 1,40,000। अब टोटल टर्नओवर निकालो मेरे साथ एक बार, ये मैं निकाल रहा हूं आपके लिए, फॉर्मूले में गलती नहीं होनी चाहिए। क्या क्या बनेगा आपका टोटल टर्नओवर? ये 20 लाख नहीं लेना है, ये 20,000 ही लेना है। तो करो जरा मेरे साथ, 20,000 प्लस 8,72,000 प्लस 5 लाख प्लस 1,20,000, टोटल टर्नओवर में तो सब कुछ आएगा। इस वाले में क्या लेना है? 2,88,000 जो आपने वैल्यू ली है, 2,88,000। उसके बाद ये वाला अमाउंट लेना है आपको 3 लाख। ये भूल मत जाना, ये इन्होंने बाद में दिया, पता नहीं क्यों। तो ये बनेगा आपका 21 लाख। क्या बनेगा ये? 21 लाख। तो बस फिर 140 अपॉन ये इंटू 36,000 इंटू 1,40,000 डिवाइडेड बाय 21 लाख, ये बनेगा आपका 2400। चेक कर ले एक बार कैलकुलेशन हमारी, कॉमन क्रेडिट। हाँ सर, 2400 का आपको नहीं मिलेगा। मतलब यू कैन ईदर टेक नेट आईटीसी 2400, मतलब 36,000 जो आपका बनेगा टोटल इनपुट टैक्स रेट तो ज्यादा बनेगा आपका,
तो टोटल आईटीसी में से आप ये वाला अमाउंट हटा देना, नहीं तो ये वाला अमाउंट आप आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर लो, बात एक ही पड़ने वाली है। सारी एडजस्टमेंट्स हमने डिस्कस कर लिए, प्लस माइनस का टाइम हो तो कर लेना, वरना इसके अंदर और कोई दिक्कत नहीं आएगी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर देव इज रजिस्टर्ड एज अ रेगुलर टैक्स पेयर अंडर जीएसटी, मतलब ये कॉम्पोजिशन वाला आदमी नहीं है, महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है सिंस जुलाई। हिज टर्नओवर इन द प्रीवियस टर्नओवर वाज previous year was 2 CR. Okay, he provides following information with respect to outward supplies. मेरे सामने 7 सप्लाईज दे रखी है और मुझे क्या निकालना है, जीएसटी लायबिलिटी। आईटीसी का केस नहीं है, 9 मार्क्स का सवाल है एंड 9%। ठीक है, तो रेट में भी कुछ दिमाग नहीं लगाना, बस ओनली पॉइंट इज कि यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज टैक्सेबल और नॉट। तो वो हम क्विकली कर लेते, आ जाओ। सर्विसेज बाय वे ऑफ स्टोरेज वेयर हाउसिंग ऑफ रॉ वेजिटेबल फाइबर सच एज कॉटन फ्लेक्स ड्यूटी, आपका टैक्सेबल रहेगा। ये कोई मेरे वेजिटेबल या वो नहीं है, These are not my fruits and vegetables, तो इसके वेयर हाउसिंग पे मुझे कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलने वाला है, टैक्सेबल रहेगा। सप्लाई ऑफ ऑनलाइन मैथ्स जर्नल टू मॉडल सीबीएसई स्कूल फॉर इट्स सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स, दिस इज अ केस ऑफ एजुकेशनल सर्विसेज, मतलब सर्विसेज टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दीज आर इनवर्ड सप्लाईज। वो एग्जाम कब होते हैं आपको याद रखना पड़ेगा। ये वाला जो जर्नल वाला अमाउंट है, ये एग्जाम तभी होता है जब आप किसी कॉलेज को प्रोवाइड करते हो। कॉलेज को मतलब किसी ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को विच इज प्रोवाइडिंग सम सर्विसेज, मतलब विच इज प्रोवाइडिंग सम क्वालिफिकेशन, सम करिकुलम विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन लॉ। तो ये स्कूल के केस में एग्जाम नहीं होता है, ये आपको याद होगा, हमने इसका टेबल भी डिस्कस किया था रिवीजन में। तो यहां पे भी आपको टैक्स लग जाएगा। Made a composite supply of goods services to Maharashtra State Development Corporation, a government entity, by an activity, by way of activity with respect to functions, ये 243G, ठीक है। Value of goods is 23%। अब आपको इसमें थोड़ा सा दिमाग क्या लगाना है, ये 23% तो आपका मीट हो रहा है 25% का, लेकिन गाइज दीज आर द सर्विसेज नॉट टू गवर्नमेंट, दिस इज अ सर्विस टू गवर्नमेंट एंटिटी। आपको इतना छोटी छोटी बारीकी से इसको पढ़ना पड़ेगा कि जब आप एंट्री नंबर 3A याद करने की कोशिश करोगे विथ रिस्पेक्ट टू योर सर्विसेज टू गवर्नमेंट, तो वो गवर्नमेंट को देने के ऊपर होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को आप जब देते हो। लेकिन इस केस में गवर्नमेंट एंटिटी को दी है, तो इस केस में रिगार्डलेस ये कंडीशन मीट हो चुकी है, आपको टैक्स इसके ऊपर देना पड़ेगा। Sitting fees received for attending a committee meeting as an independent director from MS ABC Limited. जब भी डायरेक्टर का दिमाग में आता है जीएसटी implication, you always have to see whether a director is an employee or not. If he is an employee and if he is providing services in the course of employment to the company, those are covered by paragraph number 1, schedule number 3 to CGST Act 2017. But independent director कभी भी आपका एम्प्लॉय हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? सेक्शन नंबर 149 सबसेक्शन 6 कंपनीज एक्ट 2013 ये चीज क्लियरली बताता है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के केस में आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये ढूंढने की जरूरत नहीं है एम्प्लॉय है या नहीं है, वो हो ही नहीं सकता है। ओके, सो एम्प्लॉय तो नहीं है तो जीएसटी तो लगेगा, क्योंकि शेड्यूल 3 नहीं लगने वाला, जीएसटी तो लगेगा, प्लस इस केस में आरसीएम लग जाएगा। ओके, तो इस केस में आपका आरसीएम टैक्सेबिलिटी आ जाएगी, इस पर्सन को जीएसटी नहीं पे करना, तो आप इसमें नहीं लोगे। इंश्योरेंस कमीशन रिसीव्ड एज एन इंश्योरेंस एजेंट फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी, इसके ऊपर भी आरसीएम लग जाएगा, तो ये पे नहीं करेगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र फॉर कंडक्टिंग फिटनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर एम्प्लॉइज, 71% ऑफ एक्सपेंडिचर वाज इनकर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अगर ये 75 होता तो एग्जेम्पशन मिल जाता, एंट्री नंबर 40 था आई थिंक, ठीक है। तो 71% पे इसको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, टैक्स लग जाएगा। ऑनरेरियम रिसीव्ड बाय मिस्टर देव टू अपीयर एज अ गेस्ट एंकर, गेस्ट एंकर में कोई भी एग्जेम्पशन नहीं होता है, नॉर्मल टैक्सेबिलिटी होती है, टैक्स लग जाएगा। क्लैरिफिकेशन भी था इसके ऊपर, नोट भी आपके मटेरियल में। अमाउंट रिसीव फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी एज कमेंटेटर, आपको मैंने इसका एक लॉजिक बताया था लर्न करने का। प्लेयर, रेफरीज, टीम मैनेजर, वो जो कोच होते हैं, वो सब क्या होते हैं, वो एक्चुअल में मैदान में होते हैं। कमेंटेटर हो गया, एनालिस्ट हो गए, ये सब क्या होते हैं, इसी में बैठ के काम करते हैं, तो इसके ऊपर कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलता, इनके ऊपर भी आपको टैक्स लग जाएगा। क्या बात क्लियर है? यही सारे एडजस्टमेंट्स है, बस इंटू 9% सही से कर देना, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट। Mili Limited imported a machinery from US. The machine reaches Delhi airport first and from there tranship to Dehradun airport. Tranship, ये वैल्यूएशन का सवाल है, कस्टम्स। मैंने कस्टम्स का वैल्यूएशन का एक आपका कंसेप्ट्स के रिलेटेड एक रिवीजन वीडियो डाल दिया है, क्वेश्चन आंसर का भी डालने वाला हो, तो प्लीज उसको एक बार देख लेना। ठीक है, चलो। ट्रांसशिपमेंट जब भी होती है तो ट्रांसशिपमेंट से एसोसिएटेड कोई भी कॉस्ट आपको नहीं लेनी होती। क्यों? क्योंकि इट इज इनकर्ड आफ्टर गुड्स रीच इंडिया। ठीक है, दैट इज द बेसिक लॉजिक। और अपने को असेसेबल वैल्यू वो होती है जो पोर्ट, सीआईएफ वैल्यू एट द पोर्ट ऑफ इंडिया, वहां पे जो होती है, तो दिल्ली एयरपोर्ट तक ही अपने को कॉस्ट लेनी है। आ जाओ,
फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स फर्निश कंप्यूट द असेसेबल वैल्यू अप टू नियरेस्ट रुपी। तो मुझे राउंड ऑफ करना है और मुझे असेसेबल वैल्यू मतलब सीआईएफ वैल्यू निकालनी है जिसके ऊपर ड्यूटी का मल्टीप्लीकेशन किया जाता है। आ जाओ, प्राइस ऑफ मशीन $15,000, एयर फ्रेट $4,000। मुझे इसको 20% से चेक करना पड़ेगा जो मेरी फाइनल एडजस्टेड एफओबी वैल्यू आती है। लाइसेंस फी रिलेटेड टू इंपोर्टेड गुड्स पेबल बाय द बायर एज अ कंडीशन ऑफ सेल, एज अ कंडीशन ऑफ सेल, तो ये मेरे को लेना पड़ेगा। ड्राइंग चार्जेस पेड टू एन आर्किटेक्ट इन इंडिया, जब भी डिजाइन डेवलपमेंट ड्राइंग चार्जेस इंडिया में होते हैं उसके ऊपर कभी भी कस्टम्स ड्यूटी नहीं लगाई जाती। क्यों? क्योंकि वो इंडिया में हुई है ना, उसके ऊपर जीएसटी लग गया होगा, कस्टम्स ड्यूटी क्यों लगेगी। कमीशन नॉट अ बाइंग कमीशन, इतना ही मेरे लिए बहुत है, यही मेरे लिए रेलिवेंट है पढ़ना। तो यस, मैं 250 भी इसके अंदर इंक्लूड करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंश्योरेंस चार्जेस नॉट असर्टेनेबल, कोई बात नहीं, मैं 1.125% ले लूंगा। मटेरियल सप्लाइड इन यूएस बाय द बायर फ्री ऑफ कॉस्ट वैल्यूड एट 75,000, मुझे इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। इंपोर्टर पेड ट्रांसशिपमेंट चार्जेस पढ़ने की जरूरत नहीं है, ट्रांसशिपमेंट में लेने नहीं वाला। 20,000 पेड टुवर्ड्स डीमैरेज चार्जेस, शिप का होता है तो लेता हूं, इस केस में डीले इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मशीन मतलब गुड्स का है तो मैं नहीं लूंगा। एक्सचेंज रेट ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधा 70 दिया हुआ है, आपको कोई डेट्स ढूंढने की जरूरत नहीं है और आपको ड्यूटी भी नहीं निकालनी है, आपको सिर्फ असेसेबल वैल्यू निकालनी है। मैं निकाल ही लेता हूं आपके साथ। ये देखो 15,000 हो जाएगा प्लस 15%, 15,000 प्लस 15% आपका ऐड हो जाएगा 2250। बाकी क्या है आपका, एयर फ्रेट बाद में चेक करेंगे 20% के अगेंस्ट। कमीशन है आपका $250। ओके, ड्राइंग चार्जेस इंडिया वाले मुझे लेने नहीं है, मटेरियल मुझे लेना है लेकिन वो आईएनआर में है। जल्दबाजी में एक आईएनआर और एक यूएसडी मत लेना, आप एक काम करो, इसको आप पहले आईएनआर में कन्वर्ट कर लो। 15,000 प्लस 2250 प्लस 250, दिस हैपेंस टू बी 17,500 into 70, so this will translate into 12,25,000. This 12,25,000 it will be added, मतलब we will add 75,000 in this, so this will come out to be, ये क्या करना है, तो सीधा ही है लेकिन आदत पड़ चुकी है भैया कैलकुलेटर की हर जगह, 13 lakhs। so this 13 lakhs अब मुझे क्या लगाना है, रूल नंबर 10 सब रूल 2 की एडजस्टमेंट्स, ये रूल 10 सब रूल 1 हो चुका है मेरा। so now I will apply the adjustment of freight। 70 इंटू ये फ्रेट कितना बन रहा है, ये बनेगा 2,80,000। सो उसको कंपेयर करना है इसके 20% से। 13 लाख का 20% इज 2,60,000 एंड 7 4 2,80,000। तो लोअर वाला कौन सा बना, 2,60,000। तो मैं इसके अंदर 2,60,000 भी ऐड कर दूंगा एंड इसका फिर 1.125% 13 लाख का, क्योंकि इंश्योरेंस की एक्चुअल कॉस्ट नहीं दे रखी है, दैट विल बी 14,625। ठीक है, हो गया सब कुछ। हाँ सर ठीक लग रहा है अभी तक तो। सो 13 lakhs प्लस 2,60,000 प्लस 14,625, 157,4,625, सो 15,74,625। देख ले क्या आंसर एक बार, फटाफट सॉल्व कर रहे हैं ना हम सारी चीजें। 15,74,625, यस हमारा आंसर आ चुका है एकदम सही। कहा गया ठीक है। सो असेसेबल वैल्यू मेरी आ चुकी है, राउंडिंग ऑफ की यहाँ पे कोई मुझे जरूरत पड़ी नहीं। अब सुनना, अगर इसके ऊपर मुझे बीसीडी वगैरह का रेट दिया होता तो मैं क्या करता, बीसीडी लगाता, इसके ऊपर सेस लगाता जो आपका 10% का सरचार्ज होता है, और फिर फाइनल जो अमाउंट आता ना इंक्लूडिंग दिस दिस एंड दिस 1, ये अगर 1 है, ये अगर 2 है, ये अगर 3 है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 इन सबके ऊपर फिर मैं आईजीएसटी का रेट लगाता, या फिर जो भी मेरे को सेस वगैरह का रेट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आगे का भी मैंने आपको लिंक करवा के दे दिया है। आगे बढ़े। हाँ सर बढ़ो, हमें समझ में आ रहा है। स्पीड ऑब्वियसली थोड़ी तेज है क्योंकि अभी हमारा टाइम वैसा चल रहा है, और ये आपके लिए रिवीजन ही है, मतलब एक एक चीज मैं आपको सारी बता रहा हूं, बस थोड़ा सा फास्ट आपको कैच करना है। अनुजा चेक्ड इन एट वेलकम टूरिस्ट लॉज इन मदुराई ऑन 15th of July. The room rent was 900 per day for single room. She checked out on 17th of July. तो चेकआउट की डेट लिख लेते एक बार जस्ट, क्योंकि ये सर्विस की डेट बन जाएगी। And payment in respect of the same was received by the lodge via check at the time of checking out and entered in the books on same date. तो बुक्स में जो डेट गई है वो गई है 17 जुलाई। ठीक है। The lodge decided to issue the invoice on the date when the amount was credited. तो वो कह रहे हैं अभी इनवॉइस नहीं देंगे हम, पैसा आने दो फिर देंगे। The lodging of hotel rooms which was exempt up to 1,000 became chargeable to tax from 18 जुलाई। तो बीच में क्या हुआ, 18 जुलाई में कुछ हुआ, नोटिफिकेशन आई, सनसनी खबर कि अब ये टैक्स हो चुका है, ये पहले एग्जेम्प्ट था, अब ये टैक्स हो चुका है, एग्जेम्पशन विड्रॉ कर दी गई है। तो ठीक है जी 18 जुलाई। आपको समझ आ रहा है इसमें क्या लगाना है, टाइम ऑफ सप्लाई का सेक्शन नंबर 14 लगाना पड़ेगा आपको। अंडर जीएसटी लॉ डिटरमिन द टाइम ऑफ सप्लाई एंड टैक्सेबिलिटी। ठीक है कोई बात नहीं, आगे मुझे मेन चाहिए डेट ऑफ पेमेंट। इफ द चेक गेट्स क्रेडिटेड इनटू द बैंक अकाउंट ऑफ वेलकम टूरिस्ट लॉज ऑन 20th of July। ठीक है, तो पेमेंट कब आई है, 20th of July को।
इनवॉइस डेट क्या है? 20 जुलाई। पेमेंट डेट में आपको एक याद होगा, अगर जो एक्चुअल में क्रेडिट आया है बैंक अकाउंट में, इफ इट इज आफ्टर 4 वर्किंग डेज ऑफ द चेंज ऑफ रेट, देन हमें वो अर्लियर वाला नहीं लेना होता, हमें एक्चुअल में पेमेंट क्रेडिट डेट लेनी होती है। बट इस केस में 18 को चेंज होने के बाद 20 तक पेमेंट आ चुकी है, तो मुझे इन दोनों में से अर्लियर लेना पड़ेगा। तो पेमेंट क्या मानी जाएगी? 17। तो डेट ऑफ सर्विस कब है? 17th। एंड आपका पेमेंट कब आया? 17th। एंड आपका इनवॉइस डेट कब क्या है? 20। मुझे देखना पड़ता है कोई भी दो चीजें पहले, आपको याद होगा ये चीज, कोई भी 2 आइटम्स मुझे पहले लेने हैं। तो इस केस में आपका जो है 2 आइटम्स, मतलब आपका सर्विस का जो डेट है एंड आपका पेमेंट का जो डेट है वो रेट चेंज से पहले आ चुका है। सो 2 आइटम्स आर बिफोर, सो इस केस में मेरा बिफोर वाला ही रेट लगेगा। बिफोर वाला मतलब एग्जेम्पशन वाला। सो द आइटम विल बी एग्जेम्प्ट। एंड टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? इसके लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो आपका सप्लाई ऑफ सर्विस होता है वो कभी भी, इट विल नॉट बी अ किंग, इट विल बी ऑलवेज अ किंग मेकर। तो वो कभी भी आंसर नहीं बनेगा, लेकिन आंसर बनाने में हेल्प करेगा। तो इसने मुझे आंसर बनाने में हेल्प किया, लेकिन आंसर बनता है ये या फिर ये, क्योंकि ये बिफोर वाला केस है तो इसमें सिर्फ 17 जुलाई है, तो मेरा 17 जुलाई आंसर बन जाएगा। ठीक है। अगर कल को ये पेमेंट और जो इनवॉइस दोनों एक टाइम आ जाए, मतलब दोनों बिफोर या दोनों आफ्टर आ जाए, तो मुझे व्हिचएवर इज अर्लियर लेना पड़ता है। आई होप यू रिमेंबर दिस थिंग। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये इन्होंने अजम्पशन दिया था विद रिस्पेक्ट टू वर्किंग डेज, क्योंकि वो मुझे 18 से आगे 20th कंपेयर करना था। ठीक है, तो कल को यहाँ पे कुछ चेंज किया तो आपको वो भी डेट कंपेयर करना पड़ेगा। अगर लेट से ये 20th की जगह पेमेंट आती 26 को, तो मुझे इस केस में पेमेंट डेट 26 लेनी पड़ती, फिर 26 और 20 आपको कंपेयर करना पड़ता। दो चीजें बाद में आ रही है तो बाद वाला लगता, मतलब टैक्स लग जाता, एंड 20 जुलाई आपका अर्लियर बन जाता टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, मैंने काफी सारी चीजें लिंक करा दी। आई होप यू आर एबल टू गेट इट। रिया इज अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन कर्नाटक. She transports certain goods by air to Mrs. Iyer, who resides in Florida. Air cargo operator by which the goods are transported is registered in Karnataka. तो सप्लायर कहाँ का है? कर्नाटका का। एंड रेसिपिएंट कौन है? अब देखो इस केस में मुझे सेक्शन नंबर 12 लगाना है या सेक्शन नंबर 13 लगाना है सर्विस के केस में, वो कैसे डिपेंड करता है? लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। रेसिपिएंट कौन है? हु इज द रेसिपिएंट? जो पेमेंट करता है। पेमेंट नहीं होता फिर हम देखते सर्विस किसको दी जा रही है, गुड्स किसको दिए जा रहे हैं। तो इस केस में मुझे बताओ रेसिपिएंट कौन है? रेसिपिएंट है रिया, हु इज रजिस्टर्ड इन कर्नाटका। तो दिस इज द केस ऑफ सेक्शन नंबर 12, सेक्शन सब सेक्शन 8। तो B2B का केस है, तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा? कर्नाटका। क्या बन जाएगा? कर्नाटका। ठीक है, डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स से मुझे यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। इनफैक्ट प्रोविजो जो है आपका सबसेक्शन 8 का वो भी अब डिलीट हो चुका है। चलो, Mischievous Puppets, a kindergarten school in Pune, Maharashtra, has given the contract of catering service to Pune-based agencies Toddlers Catering Agency registered under GST. वो बताओ, आपसे पूछा जा रहा है कि GST लगेगा या नहीं लगेगा। आपको याद होगा, this is again a case of inward supplies with respect to educational institution. Catering की सर्विस जब मैं किसी को देता हूँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, वो कब एग्जेम्प्ट होती है? जब वो स्कूल वाला हो। तो ये स्कूल वाले, ये टॉडलर अप टू 12th वालों का ये स्कूल है। तो यस, टॉडलर इस केस में जो किंडरगार्टन स्कूल है वो एग्जेम्पशन मिल जाएगा। सो यस, दिस विल बी एग्जेम्प्ट। अगर इसकी जगह मैं केटरिंग सर्विस दे रहा होता किसी कॉलेज को या किसी वोकेशनल ट्रेनिंग वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, तो टैक्स लग जाता। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। मेजो ब्लैंका, अ फर्म रजिस्टर्ड इन इंडिया, imported certain items of equipment from China. These items were bestowed with subsidy by Chinese government for production as well as export to other countries. ठीक है, considering the impact of subsidized articles, Indian government imposed CVD under section number 9. ठीक है, सब्सिडी के अगेंस्ट। मेजो ब्लैंका हुआ क्या है? मेजो ब्लैंका is trying to act smart. It managed to import the same product by altering the name of the product. प्रोडक्ट वही है, नाम बदल दिया, माउस को CPU बोल के ले आए। But proper officer imposed countervailing duty. The client Meso Blanca seeks your advice on the correctness of the action of PO and also wants to know the different ways of circumvention which are prohibited. तो क्या PO का जो एक्शन is it valid? Answer is yes, it is valid. क्यों? जब भी कोई इंसान ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करता है, कैसे? उसी प्रोडक्ट का नाम चेंज कर देता है, उसी प्रोडक्ट का कंट्री ऑफ ओरिजिन चेंज कर देता है, उसी प्रोडक्ट को असेंबल डिसअसेंबल फॉर्म में लेके आता है, या एनी अदर वेज विच प्रूव्स द काउंटर विलिंग ड्यूटी एज इनइफेक्टिव। तो उस केस में गवर्नमेंट जो है नए वाले प्रोडक्ट जो भी आपने चेंजेस किए वहां पे भी ड्यूटी लगा सकती है। ऑल दीज केसेस आर प्रोहिबिटेड। ऑल दीज केसेस आर प्रोहिबिटेड। ठीक है, बहुत प्लेन एंड सिंपल सवाल था। आ जाओ। Mr. Broker wrongly availed 1,25,000 as ITC at the time of furnishing return under section number 39 of CGST Act for the month of October.
ITC was not utilized against the output tax liability of October. He utilized 75,000 out of 1,25,000 from the above availed 1,25,000 against output tax liability for the month of November. Let's please understand इस केस में हो क्या रहा है. ITC जो गलत तरीके से लिया जाता है उसमें इंटरेस्ट कब लगता है? When it is a wrongfully availed, मतलब wrongfully availed and wrongfully utilized. Please focus on the words wrongfully availed and wrongfully utilized. अगर मैंने wrongfully utilized नहीं किया तो उस केस में मुझे इंटरेस्ट नहीं लगाया जाता. अवेलमेंट के ऊपर दिक्कत नहीं होती है, यूटिलाइजेशन के ऊपर दिक्कत होती है. नॉर्मल केस में हाउ डू वी चेक वेदर द wrongfully availed ITC has been utilized or not? We compare the closing balance of the ITC with the wrongfully availed ITC. इस केस में वो करना ही नहीं है. उन्होंने क्लियरली बता दिया कि 1,25,000 में से 75,000 का यूटिलाइजेशन हुआ है. ठीक है, तो मेरा जो इंटरेस्ट लगने वाला है वो लगने वाला है 75,000 में. उन्होंने आपसे आपकी मेहनत थोड़ी कम करवा दी है, वरना मुझे टेबल निकालना पड़ता है, मुझे कंपेयर करना पड़ता है. एंड ये चीज हमने क्लास में भी करी थी. मिस्टर ब्रोकर पेड द अमाउंट ऑफ ITC wrongfully utilized of 75,000 on 10th March 23. तो 10th March 23 को उसकी गलती समझ आ गई है, उस दिन उसने पेमेंट कर दी. एंड रिवर्स द अनयूटिलाइज्ड अमाउंट ऑफ 50,000 ऑन 20th March. उसमें तो इंटरेस्ट लगना ही नहीं था, लगना है 75,000 पे, तो ये डेट रिलेवेंट है. Calculate the interest rounded off to nearest rupee if Mr. Broker files 3B for the month of October on 18th November and 3B for the month of November on 25th December. Assume there is no extension for due date of filing 3B and no other transactions were taken. October month के रिस्पेक्ट में कोई इंटरेस्ट लगने ही नहीं वाला, तो दिस इज इररेलेवेंट फॉर मी. प्रॉब्लम हुई है नवंबर मंथ में जब मैंने इस अमाउंट को यूटिलाइज किया है ना. अब इंटरेस्ट कब से लगने वाला है ये आपको कैसे देखना होता है. देयर आर टू केसेस. वन, इफ आई फाइल द रिटर्न बिफोर द ड्यू डेट, इन दैट केस उसके अगले दिन से लगेगा. अगर मैंने लेट फाइलिंग करी है तो ड्यू डेट की बात से लगेगा. अब करंट केस में आपको देखना है कि सर प्लीज अंडरस्टैंड, अक्टूबर मंथ के रिस्पेक्ट में तो मेरे को कोई मतलब ही नहीं है किसी चीज का, क्योंकि मैंने रॉन्ग अवेलमेंट तो किया है, लेकिन यूटिलाइजेशन नवंबर मंथ के लिए किया है. नवंबर मंथ की जो रिटर्न है वो आपकी कब तक जानी चाहिए थी? 20 दिसंबर तक. नोट ने क्लैरिफाई कर दिया है कि कोई देयर इज नो एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट. 20 दिसंबर की जगह आपने फाइलिंग करी है 25 दिसंबर को, लेट फाइलिंग करी तो मुझे ड्यू डेट के अगले दिन से इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा. तो 21 दिसंबर से 10th मार्च तक का आपका इंटरेस्ट लग जाएगा 18% पर एनम से ऑन 75,000. तो ये कितने दिन बनेंगे? 31 - 20 प्लस जनवरी, फेब्रुवरी आपका लीप ईयर तो होता नहीं है, और प्लस 10, सो दिस विल बी 80 डेज. तो आपका 80 डेज के हिसाब से क्या बनेगा आंसर? आपका बनेगा सर 75,000 इंटू 80 अपॉन 365. लीप ईयर नहीं है, इसका ध्यान रख लेना, जैसे आपका 2024 लीप ईयर बन रहा है, इंटू 18%. आ जाओ, 75,000 इंटू 18% इंटू 80 डिवाइडेड बाय 365. दिस विल बी 2958.9. राउंडेड ऑफ करना है क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है मुझे क्लियरली 2959. ये आपका आंसर आ जाएगा. 5 नंबर आपके हाथ में आ जाएंगे. चल, MS Cute and Company, नाम बढ़िया लिखते हैं ना, क्यूट एंड कंपनी. अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर GST फाइल्ड एन अपील विद रिस्पेक्ट टू डिनायल ऑफ ITC रिलेटेड टू फाइनेंशियल ईयर 17-18. अपील वाज डिस्पोज्ड ऑफ ऑन 30th September. एनुअल रिटर्न वाज फाइल्ड ऑन 31st March. ड्यू डेट वाज 7th February 2020. ठीक है. क्यूट एंड कंपनी सीक्स योर एडवाइस विद रीजन अलोंग विद द regarding the timeline up to which the books of accounts are required to be kept. जो आप books of accounts कब तक require करने हैं, कब तक आपको रखने हैं, when the appeal case is there, तो आपको सर 2 timelines निकालनी पड़ती है. One is your 1 year from appeal disposal, या फिर normal time frame जो होता है आपका 72 months, 6 साल, 72 months of your due date of annual return. तो इस केस में मेरा 1 ईयर फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ अपील कितना बनेगा? 30th September 23. एंड सर आपके 6 साल ड्यू डेट से कब से बनेंगे? आगे 6 साल 26. तो ऑब्वियसली बात है 2026 इज लेटर, विचर इज लेटर, आपका ये आंसर बन जाएगा. आई डोंट थिंक इसके अंदर कोई क्वेरी आपको आना चाहिए. आगे बढ़े, चलो सर आगे बढ़ते हैं. MS Auto Weaves imported 10 automated looms from Germany for a price of USD 70,000. ठीक है जी. Price was settled and machines were shipped on 20th March. Meanwhile, importer made further negotiations regarding the reduction of the price of looms based on leads given by them so far and in future. Okay. Due to this negotiation, the price of the 10 automated looms was reduced to $60,000 and confirmed the same by email dated 30th March. 30th March को confirmation मिला. However, consignment arrived in India on 29th March. एक दिन पहले consignment आ चुका है. अब
PO ignored the revised email, which is confirmed by basically the revised price confirmed by the email, and assess the value based on the original price of 70,000. PO ने बोला 70,000 प्राइस है, क्लाइंट कह रहा है 60,000 प्राइस है. अब आपको इसके अंदर एक केस लॉ कोट करना पड़ेगा गार्डन सिल्क मिल्स का, जिसके अंदर कहा जाता है कि इंपोर्ट कब कंप्लीट होता है, व्हेन द गुड्स रीच द लैंड मास ऑफ इंडिया. इंडिया कब रीच करा गया है सर? क्लियरली इस केस में 29 मार्च को इंडिया में आ चुका है. प्राइस कंफर्मेशन कब हुआ है? एक दिन बाद 30 मार्च को. तो क्या पीओ की इसके अंदर गलती? आंसर इज नो. पीओ की कोई गलती नहीं है. 70,000 विल बी द प्राइस. नेगोशिएशन 60,000 वाला एक दिन बाद में हुआ है. अगर यही चीज होता कि 30 मार्च की जगह 29 से पहले लेट से 28 मार्च का ईमेल होता, तो उस केस में हम प्राइस क्या लेते? 60,000. इसी का ये वाला ऐसे टाइप का सवाल आपके मटेरियल में है, यहां पे उन्होंने उल्टा किया है. ओनली पॉइंट टू बी चेक्ड इज कि जो कंफर्मेशन आया है प्राइस रिडक्शन का, वो इंडिया में गुड्स पहुंचने से पहले आया है या बाद में आया है. अगर बाद में आया है तो आपका ओरिजिनल प्राइस लगेगा, नेगोशिएटेड प्राइस नहीं लगेगा. पहले आया है तो नेगोशिएटेड प्राइस लग जाएगा. आई डोंट थिंक इसके ऊपर आपको कोई इशू आना चाहिए. चलिए आगे. चलो सर क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ. MS Root and Company filed a refund application under 54 section with respect to exports. While declaring the export turnover, their accountant included exempt turnover as a part of export turnover and claimed excess refund. ठीक है जी, excess refund आ गया है. Amount of excess refund was 18,000 each under CGST SGST. जरा पेपर में इस चीज का ध्यान रखना, जब भी आप आंसर्स लिख रहे हो, टोटल लिख रहे हो या CGST SGST इंक्लूडेड लिख रहे हो, मतलब ईच लिख रहे हो, थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हुए चलना. कोई एग्जामिनर टेढ़ा मिल गया तो गलती कर देगा, मतलब आपका गलत कर देगा. डिटरमिन द अमाउंट ऑफ पेनल्टी. सिंपल पेनल्टी लगानी है, जिसको याद होगा वो याद होगा, वरना यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता. If such excess refund claim was proved to be inadvertent and not a willful fraud, तो 10% or 10,000 whichever is higher. 10% of 18,000 will be 1,800 compared to 10,000 whichever is higher. 10,000 will be the answer. And willful misstatement fraud होगा तो जितना अमाउंट इन्वॉल्व है 100% का आपका 18,000 का लग जाएगा. ठीक है जी, पेनल्टी लग जाएगा. नेक्स्ट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे. सेक्शन 73, 74. MS Square and Company received a notice under 74, मतलब willful misstatement fraud वाला, जिसके अंदर 5 इयर्स मिलते हैं नोटिस अपने ऑर्डर के लिए. ओके, और 6 मंथ्स पहले तक शो कॉज नोटिस आना चाहिए. 73 में क्या होता है? 3 इयर्स मिलते हैं एंड उसके 3 महीने पहले नोटिस आ जाना चाहिए, शो कॉज नोटिस. डिमांडिंग द टिप टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी ऑन द एलिगेशन ऑफ सपरेशन ऑफ फैक्ट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19. नोटिस वॉज इशूड ऑन 24 नवंबर. ओके, 22. Square and Company filed an appeal denying any separation, on which appellate authority concluded that notice is not sustainable under 74 for the reason that charges have not been established by the department. Appellate authority ने बोल दिया डिपार्टमेंट को कि आप 74 के चार्जेस यहाँ पे प्रूव नहीं कर पा रहे हो, मतलब आपका willful misstatement, fraud, separation of facts वो प्रूव नहीं हो पा रहा. PO deemed the same notice to have been issued under 73. PO ने बोला कोई बात नहीं, अगर वो वाले चार्जेस नहीं प्रूव हो पा रहे तो इसको 73 में ले लेते हैं, अदर देन willful misstatement fraud वाला, and redetermined the demand. Square and the company is of the opinion that action of PO is not in line with the GST law. क्लाइंट कह रहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता. 74 का नोटिस 73 में मान लिया जस्ट बिकॉज हमने ये प्रूव कर दिया कि वो चार्जेस आपके नहीं प्रूव हो पा रहे. दैट इज रॉन्ग. Square and Company filed its annual return on 30th of November 2019. Okay. Assume the due date of such return as 31st December 2019. ठीक है. अब आपसे 3 चीजें पूछी जा रही है. Whether the PO can proceed to redetermine the demand under 73(1) in respect of notice under 74. यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, एक्साइटमेंट में थोड़ी सी गलती कर देते हैं. क्या? वो सीधा यहाँ पे इस केस का आंसर लिख लेते हैं. केस का आंसर नहीं पूछा जा रहा, ये लीगली पूछा जा रहा है कि पहली बात तो बताओ कि क्या लॉ के हिसाब से ऐसी चीज करना पॉसिबल है या नहीं है. गिवन केस में हम नेक्स्ट पार्ट में आंसर करेंगे, तो आंसर इज यस पॉसिबल है. 74 का केस 73 में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसके अंदर कोई पीओ ने गलती नहीं करी है. स्पेसिफिक केस में देखते हैं कि इस केस में क्या फ्रेश डिमांड वैलिड है या नहीं, उसके लिए अपने को थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा. 18-19 की एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट क्या है? 31 दिसंबर 2019. इसका आपका ऑर्डर कब तक आ जाना चाहिए? सेक्शन 73 का 3 साल तक, तो दैट विल बी 20, 21, 22. लेकिन शो कॉज नोटिस कब तक आना चाहिए? 3 महीना पहले, तो वो बनेगा 30 सितंबर 2022. अब इस केस में जो नोटिस कब भेजा गया देखो जरा. नोटिस भेजा गया 24 नवंबर विच इज आफ्टर सितंबर. इन करंट केस 73 का नोटिस इज नॉट वैलिड. भेज तो सकता था लॉ के हिसाब से, लेकिन अब करंट केस में वैलिड नहीं है क्योंकि टाइमलाइन नहीं मैच हुई है. क्या कहते हैं उसको, लिमिटेशन पीरियड लग गया आपका. ठीक है. इफ द अबव नोटिस इशूड अंडर 74(1)
जो ये 74(1) में ओरिजिनली सेंड करा गया था 24 नवंबर को, इफ इट इज अज्यूम्ड टू हैव बीन इशूड ऑन 24 सितंबर, 24 नवंबर की जगह सितंबर, व्हाट वुड बी योर आंसर फॉर द वैलिडिटी ऑफ डिमांड? सर उस केस में डिमांड वैलिड हो जाती। क्यों? क्योंकि ड्यू डेट है आपकी 30 सितंबर और नोटिस की डेट है 24 सितंबर, तो लिमिटेशन पीरियड अप्लाई नहीं करा, पहले आ गई ये नोटिस, तो इस केस में जो है डिमांड आगे 73 में निकाली जा सकती है। ये ड्यूटी ड्रॉबैक का सवाल है, ये डिटेल में सवाल आपके लिए अब रेलिवेंट नहीं है विद रिस्पेक्ट टू योर करंट कोर्स में 24 के लिए। अब देखते हैं लास्ट सवाल आपका, लिस्ट द इंस्टेंसेस वेयर द टीडीएस इज नॉट लायबल टू बी डिडक्टेड अंडर जीएसटी लॉ। वैल्यू अप टू 2.5 लाख हो तो नहीं होता, स्पेसिफाइड रेसिपिएंट से अगर ना हो, गवर्नमेंट वाले नोटिफाइड पर्सन तो नहीं होता, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अगर एक स्टेट में है विच इज डिफरेंट देन द स्टेट ऑफ रेसिपिएंट तो नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस केस में क्रेडिट नहीं ले पाएगा, तो ये लिख सकते हो आप। और विथ रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ 93 डिस्कस द लायबिलिटी टू पे टिप ऑन द डेथ ऑफ अ पर्सन सो लायबल। 93 नहीं याद आया तब भी इससे भी आप आंसर लिख सकते हो। क्या? अगर आपका बिजनेस कंटिन्यू, मतलब डेथ जिसकी हुई है उसका अगर बिजनेस कंटिन्यू करा गया है तो whosoever is continuing the business उसको टिप पे करना पड़ेगा। एंड अगर बिजनेस डिसकंटिन्यू हो चुका है तो जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो ही पे करेगा, बट इन दैट केस इट विल बी अप टू द एस्टेट, अप टू द एस्टेट इज लायबल टू पे। एंड ऑब्वियसली ये वो वाले अमाउंट्स होने चाहिए विच हैव बीन डिटरमिन्ड बिफोर डेथ। ये 3-4 अगर कीवर्ड्स आपके पेपर में आ गए तो आपके नंबर बन जाएंगे। डिटरमिन्ड बिफोर डेथ बट अनपेड, ये आपको लिखना पड़ेगा। बात क्लियर हुई? चलो, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन समरी असेसमेंट अंडर सेक्शन नंबर 64। ये तो क्लियर है यार। विद द अप्रूवल ऑफ द जॉइंट एंड एडिशनल कमिश्नर, पीओ को अगर लगता है कि टैक्स जो है वो ड्यू है एंड अगर डिले किया तो इट विल एडवर्सली इंपैक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, तो इस केस में समरी असेसमेंट करी जा सकती है। विद इन 30 डेज अगर पर्सन ने नोटिस फाइल किया या फिर इसी को गलती समझ आ गई पीओ को, तो वो डिमांड वापस ले लेगा, क्वाश कर देगा अपनी खुद का जो उसने डिमांड नोटिस निकाला होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस समरी असेसमेंट। एंड गुड्स के केस में आपको एक बात लिख के आनी है कि अगर इफ वी आर नॉट एबल टू डिटरमिन कि इस केस में लायबिलिटी किसकी है, तो गुड्स के इंचार्ज जो होगा, द पर्सन इंचार्ज ऑफ द गुड्स से हम लायबिलिटी रिकवर करेंगे। तो ये वाली बात गुड्स के रिस्पेक्ट में स्पेशली लिख के आना, आपके ये 3-4 पॉइंट से आपके 5 नंबर बन जाएंगे। List the rights of the owner of the warehouse goods with reference to section number 64 अंडर कस्टम्स एक्ट 1962। कुछ भी नहीं है यार इसके अंदर, गुड्स वगैरह वो सॉर्ट कर सकता है, इंस्पेक्शन वगैरह कर सकता है, शो कर सकता है फॉर द पर्पस ऑफ सेल, इंश्योर कर सकता है सारी चीजें टू इंश्योर, मतलब बेसिकली टू इंश्योर दैट गुड्स आर नॉट डिटोरिएटेड एंड डू नॉट लूज देयर वैल्यू। तो ये देखो कितना प्यारा थ्योरेटिकल सवाल था। ये कितने नंबर का बना आपका? 5, 10, 14 मार्क्स का। पूरा पेपर में अगर आप देखोगे आपको कहीं पे भी ऐसे पॉइंट्स लगे कि सर मुश्किल थी चीजें, नहीं सर, अगर चीजें कंसेप्चुअली क्लियर है तो आई डोंट थिंक आपको इस पेपर में कोई दिक्कत आएगा। 90 के आसपास आप आराम से स्कोर कर सकते हो। इस बार भी आप प्लीज कोशिश करना 90 to 100 के बीच में लाना ही लाना है। मैं तो बोलता हूँ 100 के लिए इनको, ठीक है। आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल। कितना टाइम लगा है? तकरीबन 40 मिनट लगे। पहले के 4-5 मिनट तो इधर उधर की बात है, तो 35 मिनट्स के आसपास वी इन्वेस्टेड एंड आई रियली होप दैट दिस सेशन वाज यूजफुल फॉर यू। नवंबर 23 क्या होता है ना, लास्ट अटेम्प्ट का भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने ये करवा दिया, ज्यादा टाइम आपसे नहीं लिया। सो ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर। अच्छा लगे कंटेंट तो कमेंट करना, लाइक करना, इट हेल्प्स फॉर मी टू रीच मोर स्टूडेंट्स एंड एक्ट्स एज अ मोटिवेशन फॉर मी, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।